सीरीज की शुरुआत में हम फेंग यू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि स्टेट की सबसे अच्छी वुमेन एमएमए फाइटर होती है और एमएमए के ऑफिशियल मैचेस खेलती है। थोड़े टाइम पहले ही उसने एक बहुत जबरदस्त एमएमए मैच को जीतकर पूरे मीडिया में सनसनी फैला दी होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ के लोगों के बीच बहुत फेमस हो जाती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें फेंग यू अपने अमीर दादा को बता रही होती है कि उसको एक एमएमए फाइटर बनना है, लेकिन उसके दादा चाहते हैं कि वो अपने परिवार के कारोबार को आगे बढ़ाए और उनकी मदद करे। इसीलिए उसके दादा उससे बहुत नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो एक एमएमए फाइटर बनना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं मिंग टियान नाम के इस लड़के को जो कि अपने दो छोटे भाई बहनों के साथ मकाओ में रहता है और वो दोनों अभी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। कुछ समय पहले ही इनके पिता गुजर गए थे और पिता के जाने के बाद इनकी माँ ने भी इन्हें छोड़ दिया। तब से मिंग टियान ही अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल करता है। मिंग टियान के छोटे भाई को टीवी पर एमएमए फाइट देखना बहुत पसंद है और उसकी फेवरेट एमएमए फाइटर फेंग यू ही होती है, जिसे वो रानी कहकर बुलाता है। मिंग टियान एक रेस्टोरेंट में काम करता है और अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए एक अच्छी स्कॉलरशिप के साथ कॉलेज में एडमिशन लेने की पूरी कोशिश करता है। फिर एक दिन उसको एक मार्शल आर्ट के टीचर को खाना डिलीवर करने का काम मिलता है, लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसको जहाँ खाना डिलीवर करने जाना है वो जगह उसके रेस्टोरेंट से करीब 20 मिनट की दूरी पर है, लेकिन जिसको खाना चाहिए होता है उसको 15 मिनट से कम समय में डिलीवरी चाहिए होती है। और फिर समय की कमी होने की वजह से हम देखते हैं कि मिंग टियान कितना तेज है। उसको शहर के सारे शॉर्टकट्स याद होते हैं और वो उन्हीं रास्तों से होते हुए खाना डिलीवर करने निकल पड़ता है और बड़ी आसानी से दिए हुए टाइम के अंदर ही वहाँ पहुँचने वाला होता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक फल बेचने वाली बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसके हाथ से उसके फलों का ठेला छूटकर आगे जाने लगता है। मिंग टियान ये देखकर अपनी साइकिल छोड़कर उस औरत की मदद करने लगता है, लेकिन वो ठेला सड़क पर तेजी से आगे बढ़ जाता है। तभी फेंग यू भी वहाँ से गुजर रही होती है और वो ठेले को रोकने के लिए उस पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे ठेला तो रुक जाता है लेकिन टूट भी जाता है और सारे फल सड़क पर बिखर जाते हैं। ये देखकर मिंग टियान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो फेंग यू को उस बूढ़ी औरत से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन फेंग यू उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे उसके नुकसान के पैसे देकर बिना माफी मांगे वहाँ से चली जाती है। मिंग टियान ये देखकर उस लड़की से बहुत नाराज होता है और फिर वो उस बूढ़ी औरत की मदद करके खाना डिलीवर करने के लिए निकल जाता है। फिर हम फेंग यू को देखते हैं जो अपने मार्शल आर्ट के टीचर के पास मदद मांगने आती है। वो अपने टीचर को बताती है कि उसके परिवार वाले चाहते हैं कि वो एमएमए छोड़कर उनके परिवार के कारोबार में हाथ बटाए। ये बात सुनकर फेंग यू के टीचर उससे कहते हैं, तुम वही चुनो जिसे करने में तुम्हें खुशी मिलती हो। इसीलिए फेंग यू अपना करियर एमएमए फाइट में ही जारी रखने का फैसला लेती है। फिर हम मिंग टियान को देखते हैं जो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला लेता है। मिंग टियान का मालिक बहुत अच्छा होता है जो उसकी दूसरे शहर जाने में मदद करता है। वो मिंग टियान की दूसरे शहर में एक रेस्टोरेंट में डिलीवर बॉय की जॉब लगवा देता है और उसे कुछ पैसे भी देता है। फिर मिंग टियान अपने भाई बहनों के साथ दूसरे शहर आ जाता है और उसके भाई बहन नए घर को देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें खुश देखकर मिंग टियान भी बहुत खुश होता है। फिर वो अपने सामान से एक फोटो निकाल कर रखता है जो कि उसके बचपन की फोटो होती है उसके बॉक्सिंग टीचर के साथ। ये फोटो देखकर हमें पता चलता है कि मिंग टियान भी बॉक्सिंग सीखता था, लेकिन उसके टीचर की मौत के बाद से उसने बॉक्सिंग करना छोड़ दिया। फिर वो अपने भाई बहनों को स्कूल छोड़ने के बाद अपनी नई जॉब पर जाता है और जॉब के बाद अपने नए कॉलेज में। वो कॉलेज उस शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कॉलेज होता है। पिछले साल तक ये एक गर्ल्स कॉलेज था, लेकिन अब मिंग टियान पहला लड़का है जो इस कॉलेज में जा रहा है और एक लौता भी। कॉलेज में पहुंचकर वो देखता है कि चारों तरफ उसे सिर्फ लड़कियां ही दिखाई देती है, एक भी लड़का नहीं। ये देखकर वो थोड़ा हैरान होता है और सोचने लगता है कि कहीं वो गलत कॉलेज में तो नहीं आ गया। वहीं कॉलेज की सभी लड़कियों को मिंग टियान बहुत पसंद आता है क्योंकि वो बहुत हैंडसम भी होता है और पूरे कॉलेज में एक लौता लड़का भी। फिर अचानक से वो एक लड़के जैसे दिखने वाली लड़की से टकराता है जिसका नाम शाओमी होता है, जिसे बॉक्सिंग और स्केटिंग करना बहुत पसंद होता है। मिंग टियान धोखा खा जाता है और उसे लड़का समझ लेता है, इसीलिए वो तुरंत उससे बात करने लगता है कि थैंक गॉड मुझे कॉलेज में एक लड़का तो दिखाई दिया। लेकिन शाओमी तुरंत उसको गलत साबित करने के लिए अपने बालों में पिंक कलर की क्लिप लगा लेती है। मिंग टियान ये देखकर बहुत हैरान होता है
और उससे माफी मांगता है। फिर हम कॉलेज के प्रिंसिपल और एक टीचर को देखते हैं जो कि बहुत परेशान होते हैं क्योंकि अभी तक कॉलेज में सिर्फ 10 लड़कों ने एडमिशन लिया होता है। लेकिन कुछ देर कॉलेज में घूमने और चारों तरफ लड़कियों को देखने के बाद सभी लड़कों ने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने का फैसला कर लिया होता है और अब सिर्फ मिंगटियन ही वहाँ पर अकेला रह गया होता है। कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर वांग को बोलते हैं, तुम कुछ भी करके उस लड़के को कॉलेज मत छोड़ने देना, उन्हें अपने कॉलेज को आगे बढ़ाना है और उसके लिए कॉलेज में लड़कों का होना बहुत जरूरी है। वहीं कॉलेज में मिंगटियन को देखकर लड़कियां उसकी रैगिंग करने लगती है। लड़कियां उसका रास्ता रोककर उसकी मदद करने के लिए कहती है जिसकी उसको कुछ खास जरूरत नहीं होती। एक लड़की और जाओमी में सिर्फ इस बात पर बहस हो जाती है कि मिंगटियन को प्रिंसिपल के ऑफिस कौन लेकर जाएगा और उनकी बहस खत्म करने के लिए मिंगटियन थोड़ी चालाकी दिखाता है और मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। वो कॉलेज में इधर उधर घूम रहा होता है और तभी उसके सामने फेंग्यू आ जाती है। मिंगटियन उसे देखकर उसे पहचान लेता है। फेंग्यू गलती से अपने बैग से मिंगटियन को चोट पहुंचा देती है और इस बार भी वो मिंगटियन से माफी नहीं मांगती बल्कि उसको पट्टी करवाने के पैसे देती है। मिंगटियन उसके इस बर्ताव से बहुत गुस्सा होता है और उसके पैसे वापस देकर उसे माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन फेंग्यू के लिए माफी मांगने से बढ़कर पैसे होते हैं तो मिंगटियन उसको सनकी कहता है, जिसे सुनकर फेंग्यू को उसके बचपन की याद आ जाती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें फेंग्यू ने उस ठेले को लात एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए मारी थी जो उसके सामने सड़क पार कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके इरादे नेक थे जो कि मिंगटियन को दिखाई नहीं दिए। फिर मिंगटियन क्लासरूम में बैठा होता है और क्लास की सारी लड़कियां बस उसे ही घूर रही होती है जिससे उसे पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। हालांकि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करता जिससे सबका ध्यान उस पर जाए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सारी लड़कियां उसे ही देख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं जाओमी और फेंग्यू को जो कि एक साथ कॉलेज के बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनिंग कर रही होती है, जिससे पता चलता है कि वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं जिन्हें बॉक्सिंग बहुत पसंद है। जाओमी देखती है कि फेंग्यू थोड़ा परेशान लग रही है, इसलिए वो उससे पूछती है क्या हुआ। तो फेंग्यू बताती है, यार वो जो नया लड़का कॉलेज में आया है, मैं उसकी कई बातों की वजह से अपने बिहेवियर के बारे में सोचने लगी हूँ। अब अगले सीन में वो अपने घर पर होती है और मिंगटियन के बारे में सोच रही होती है। तभी एक बार फिर से फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो छोटी थी तो उसके माँ बाप ये नहीं मानते थे कि वो एक लड़की है और उन्हें हमेशा से ही एक लड़का चाहिए था, और इसीलिए जब वो पैदा हुई तो उसके माँ बाप ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे कि वो एक लड़का है, और यहाँ तक कि उसे उसके बाल बढ़ाने और लड़कियों के कपड़े भी पहनने नहीं दिए। और इसीलिए उस छोटी बच्ची को ये लगने लगा कि वो एक लड़का है। और जब उसके छोटे भाई ने जन्म लिया तब से ही उसके माँ बाप ने उसे लड़कियों की तरह रहने दिया। वो उस समय बहुत खुश हुई कि अब वो लड़कियों की तरह जी सकती है, इसीलिए वो गिफ्ट लेकर एक लड़के के पास गई जिसे वो पसंद करती थी। लेकिन उसके सभी दोस्तों को ये लगता था कि वो एक लड़का है, इसीलिए सब बच्चे उसको पागल बुलाने लगे और ये बचपन की घटना उसको जीवन भर परेशान करती है। वहीं दूसरी तरफ मिंगटियन का छोटा भाई अचानक से सोते हुए बिस्तर से उठता है और हवा में मुक्का मारने लगता है। मिंगटियन उसको देखकर सोचने लगता है और उसे याद आता है कि जिस लड़की से उसकी बहस हुई थी उसका छोटा भाई उसको बहुत पसंद करता है, और फेंग्यू की आंखें उसकी माँ से मिलती है, जिसे सोचकर उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद अगले दिन भी कॉलेज में मिंगटियन को सारी लड़कियां घूरती रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता। दूसरी ओर कॉलेज के प्रिंसिपल और मिस्टर वांग बहुत खुश नजर आते हैं कि वो कॉलेज में रुकने के लिए मान गया है, लेकिन मिंगटियन दूसरे कॉलेज में जाने की सोच रहा होता है, चाहे उसे थोड़ी कम स्कॉलरशिप ही क्यों ना मिले। लेकिन इस कॉलेज की खासियत ये होती है कि इसमें अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब होते हैं और यहाँ के आधे से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स क्लब में ही अपना समय बिताते हैं। क्लब में हर स्टूडेंट के स्किल्स को और ज्यादा अच्छा किया जाता है, जिसकी मदद से वो अपने टैलेंट को इंटरनेशनल लेवल पर दिखा सकते हैं। कुछ लड़कियां बॉक्सिंग करती है, कुछ ताइक्वांडो और कुछ जिम्नास्टिक। फिर हम देखते हैं कि सभी नए स्टूडेंट्स को सारे क्लब्स देखने के लिए भेजा जाता है ताकि जिसको जो पसंद आए वो उसे ज्वाइन कर ले। मिंगटियन बॉक्सिंग क्लब में जाता है और जाओमी और फेंग्यू को लड़ते हुए देखता है। वो फेंग्यू के लड़ने का स्टाइल देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसके बॉक्सिंग करने का स्टाइल बिल्कुल उसके बॉक्सिंग टीचर जैसा होता है कि शायद फेंग्यू ने भी उसके बॉक्सिंग टीचर से ही बॉक्सिंग सीखी होगी। इसके बाद जब वो बाकी क्लब्स देखने जाता है तो कॉलेज की लड़कियां उसको अपने क्लब में शामिल करने के लिए आपस में लड़ने लगती है। ये देखकर मिंगटियन उन लड़कियों से छुटकारा पाने के लिए उस क्लब को ज्वाइन कर लेता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता। दरअसल वो स्विमिंग क्लब ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उसमें बहुत कम लोग होते हैं।
वो तुरंत ही स्विमिंग पूल में तैरना शुरू कर देता है और टीचर के आने का इंतजार करता है, लेकिन अचानक से उसके आसपास मछलियां आ जाती है, जिन्हें देखकर वो बहुत हैरान होता है। फिर वहाँ एक टीचर आती है और उसे बताती है स्विमिंग क्लब में बहुत कम लोग होने की वजह से इस क्लब को बंद कर दिया गया था और ये स्विमिंग पूल अब एक मछलियों का पूल बन चुका है। ये सब देखकर मिंगटियन बहुत निराश होता है और वो कॉलेज बदलने का फैसला करता है, चाहे उसके लिए उसे ज्यादा पैसे ही क्यों न देने पड़े। और ये बात बताने के लिए वो मिस्टर वांग के पास जाता है, तो मिस्टर वांग उसको मनाने की कोशिश करते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसी कॉलेज में रुक जाए। फिर वो मिंगटियन की साइड से एक फोटो भी लेते हैं ताकि वो जो लड़कों के लिए वॉशरूम बना रहे हैं वहाँ पर उसकी तस्वीर का इस्तेमाल कर सके। लेकिन मिंगटियन इससे भी खुश नहीं होता और मिंगटियन के बार बार पूछने पर मिस्टर वांग उसे दूसरे कॉलेज में जाने का तरीका बता देते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसको एक फॉर्म भरना होगा और उसे कॉलेज के फिलिंग बॉक्स में डाल देना है। बस इतना करने से वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा। ये सुनकर मिंगटियन थोड़ा खुश होता है और उस फॉर्म को भर के फिलिंग बॉक्स में डालने जाता है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि कुछ मार्शल आर्ट वाली लड़कियां उसका रास्ता रोकने के लिए वहाँ खड़ी होती है। मिंगटियन अपनी पूरी कोशिश करके उनके बीच से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब होता है और उसे निराश होकर वापस मिस्टर वांग के पास आना पड़ता है। फिर मिस्टर वांग मिंगटियन को दूसरे कॉलेज जाने से मना करते हैं और उसके सामने बहुत अच्छा ऑफर रखते हैं। वो उसे ऑफर करते हैं कि वो उसके लोन के समय को 30 साल आगे बढ़ा देंगे, जिस पर उसको कोई भी अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा, जिसका मतलब है वो कॉलेज में बिल्कुल फ्री में पढ़ाई कर सकता है। यह ऑफर सुनकर मिंगटियन अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मिस्टर वांग की बात मान लेता है, लेकिन कॉलेज में अभी भी वो एक लौता लड़का ही था। इसके बाद मिंगटियन वॉशरूम में जाता है, लेकिन अचानक से उसके सामने फेंग्यू आ जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो गलती से लड़कियों के वॉशरूम में आ गया है। लेकिन फेंग्यू उसे देखते ही उसे लात मारकर गिरा देती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंगटियन डिलीवरी करने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि दो बड़े लड़के एक छोटे लड़के को तंग कर रहे होते हैं। ये देखकर मिंगटियन उस लड़के की वहाँ से भागने में मदद करता है, लेकिन वो दोनों लड़के मिंगटियन को ही पकड़ लेते हैं। वो दोनों लड़के उसे पकड़कर एक खुले मैदान में ले जाते हैं और उसे धमकाने लगते हैं। तभी वहाँ पे मिंगटियन के कॉलेज की लड़कियां आ जाती है, जिसमें फेंग्यू भी होती है। पहले तो वो लड़कियां मिंगटियन को उन लड़कों से बचाती है और बातचीत करके मैटर को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़के हाथापाई पे उतर आते हैं, जिसे देखकर वो लड़कियां भी शांत नहीं बैठती और उन दोनों लड़कों को जमकर पिटाई करती है। मिंगटियन उन लड़कियों का बहुत एहसानमंद होता है और इसी हादसे के बाद से वो सब बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन लड़कियों की वजह से कॉलेज की जिंदगी अब उसके लिए इतनी बुरी नहीं रहती। भले ही इस रास्ते में उसको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन वो उसी कॉलेज में रुकने का फैसला करता है। मिंगटियन वहाँ से निकलकर खाना डिलीवर करने जाता है, लेकिन उस लड़ाई के दौरान उसका खाना खराब हो जाता है और वो बहुत लेट भी हो जाता है। इसीलिए वो अपने रेस्टोरेंट में कॉल करके दूसरा खाना मंगवाता है। वहीं हम देखते हैं फेंग्यू के छोटे भाई को, जिसका नाम फेंग जोयू है और ये फेंग इंडस्ट्री का सीईओ है। उम्र में कम होने के बावजूद भी ये कंपनी का सीईओ है, क्योंकि ये एक जीनियस है और कंपनी के सारे छोटे बड़े फैसले बड़ी समझदारी से लेता है। फिर जैसे ही मिंगटियन इसके सामने आता है तो फेंग जोयू उसे डांटने लगता है और कहता है, मेरा खाना लेट कैसे हुआ और ये क्या, तुम तो खाना लेकर ही नहीं आए। मिंगटियन उसको सब सच बताता है और लेट होने के लिए माफी मांगता है, लेकिन फेंग जोयू उसकी एक नहीं सुनता और उसे कहता है, मुझे मेरा खाना चाहिए, चाहे कहीं से भी लाके दो। इतने में वहाँ पे फेंग्यू आ जाती है और फेंग जोयू से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा। इस पर फेंग्यू कहती है, ये मेरे कॉलेज में मेरा जूनियर है। तो फेंग्यू बोलता है, ओ तो तुम एक दूसरे को जानते हो, तो क्या हुआ, मैं फिर भी इसकी कंप्लेंट करूंगा क्योंकि ये मेरा खाना लेकर नहीं आया। तो मिंगटियन उससे फिर से माफी मांगता है और कहता है, सर मैंने आपका खाना फिर से ऑर्डर कर दिया है, जो कि अभी आता ही होगा। ये कहकर मिंगटियन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रूने को, जिसको ज़ेंगजी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होता है। साथ में उसकी माँ भी बहुत खुश होती है, लेकिन उनको ये भी फिक्र होती है कि ब्रूने के कॉलेज चले जाने के बाद उनका रेस्टोरेंट कौन संभालेगा। फिर हम देखते हैं ब्रूने पहली बार कॉलेज में जाता है और अपने चारों तरफ लड़कियों को देखकर बहुत हैरान और खुश भी होता है, क्योंकि उसको कॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता था कि इस कॉलेज में सिर्फ लड़कियां ही है और वो इस कॉलेज में दूसरा लड़का है जिसने यहाँ पर एडमिशन लिया है। सारी लड़कियां उसको देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, ये लो
एक और लड़का आ गया और ये भी बहुत क्यूट है। ब्रूने इतनी अटेंशन पाकर अपने आप को सच में क्यूट समझने लगता है। फिर रास्ते में वो फेंग्यू को देखता है और जैसे ही उसकी नजर फेंग्यू पर पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। उसे लगता है कि फेंग्यू भी दूसरी लड़कियों की तरह उसको भाव देगी, इसीलिए वो पीछे से फेंग्यू के कंधे पर हाथ रखता है। लेकिन फेंग्यू तुरंत ही उसको पकड़कर जमीन में दे मारती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन ब्रूने जमीन पर लेटकर भी उसको प्यार से देखता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेंग्यू अपने मामा जी की कब्र पर फूल रख रही होती है और तभी एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि जब बचपन में फेंग्यू रो रही थी तो उसके मामा उसको एक गुड़िया देते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। तो फेंग्यू उन्हें बताती है कि क्लास में एक लड़के ने मुझे मॉन्स्टर कहा, अब आप बताओ क्या मैं मॉन्स्टर हूँ। इस पर उसके मामा कहते हैं नहीं बेटा, वो लड़का झूठ बोल रहा है, मॉन्स्टर के तो सींग होते हैं, लेकिन तुम तो मेरी एंजल हो और हमेशा रहोगी। ये सब बातें सुनकर फेंग्यू चुप हो जाती है और बैठकर उस गुड़िया से खेलने लगती है। लेकिन तभी उसके दादाजी वहाँ आते हैं और उससे गुड़िया छीन कर कहते हैं इतनी बड़ी होकर तुम गुड़िया से खेल रही हो, जिसकी वजह से फेंग्यू फिर से दुखी हो जाती है। इसके बाद फेंग्यू अपने मामा की कब्र के सामने खड़ी होकर बड़े ही उदास मन से कहती है मैं आपकी दी हुई गुड़िया को भी अपने साथ नहीं रख पाई। इसके बाद फेंग्यू थोड़ी देर प्रे करके वहाँ से चली जाती है। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही मिंगटियन भी वहाँ पर आता है और फेंग्यू को कार में जाता देखता है। दरअसल मिंगटियन भी वहाँ पर अपने पिता की कब्र पर फूल रखने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही फूल रखे हुए हैं, जिसे देखकर मिंगटियन सोचने लगता है कि ये फूल किसने रखे होंगे। फिर अगले दिन कॉलेज में मिस्टर वांग मिंगटियन, शाओमी, फेंग्यू एंड मिया को अपने कैबिन में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं तुम लोगों ने कल फिर से लड़ाई की थी ना, तुम लोगों की बहुत कंप्लेंट्स आ रही है। फिर मिंगटियन बोलता है आई एम सॉरी सर, ये सारी गलती मेरी थी, इसलिए आप सिर्फ मुझे ही सजा दीजिए। मिंगटियन की ये बात सुनकर वो तीनों लड़कियां बहुत हैरान होकर उसे देखती है और सोचती है ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन मिस्टर वांग उसको कहते हैं मिंगटियन तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे लड़के हो और तुम इस कॉलेज में भी नए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं पता, लेकिन इन तीनों को तो कॉलेज के सारे रूल्स अच्छे से पता है और फिर भी इन्होंने बाहर जाकर लड़ाई की। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, कुछ दिनों में कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है, इसलिए तुम लोग मिलकर मिंगटियन को अच्छे से बॉक्सिंग सिखाओ ताकि वो भी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले सके। इस बार हमारे कॉलेज को भी चैंपियनशिप जीतनी ही है। ये सुनकर मिया बहुत खुश हो जाती है और मिंगटियन का हाथ पकड़कर कहती है मैं इसे बहुत अच्छे से बॉक्सिंग सिखाऊंगी। लेकिन मिंगटियन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम सुनाओ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो किसी दूसरे कॉलेज का बॉक्सिंग चैंपियन होता है और इसने सिर्फ 3 सेकंड में अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करके एक रिकॉर्ड सेट किया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि फेंग्यू के कॉलेज की एक लड़की उससे मिलने आती है और सुनाओ से कहती है मुझे इस टूर्नामेंट में भाग लेना है और फेंग्यू को हराना है। दरअसल लास्ट टाइम ये फेंग्यू से बॉक्सिंग मैच में हार गई थी, इसीलिए इसको इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं मिला। फिर सुनहाओ उसकी बात सुनकर उससे कहता है क्यों ना हम तुम्हारे कॉलेज के बॉक्सिंग क्लब में चलकर इस बात का फैसला करें। वहीं अगले दिन कॉलेज में मिंगटियन को सारी लड़कियां घेर लेती है और कहती है हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम अपना एड्रेस हमें बता दो ताकि तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हारे भाई बहनों का ध्यान रख सके। ये सब सुनकर मिंगटियन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लड़कियां उससे ये सब क्यों बोल रही है, जिसे पढ़कर मिंगटियन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो एक ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म था। ये सब देखकर मिंगटियन उससे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तब एक लड़की उसको बताती है जाकर नोटिस बोर्ड पर देखो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। ये सुनकर मिंगटियन जल्दी से नोटिस बोर्ड के पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि नोटिस बोर्ड पर बॉक्सिंग टूर्नामेंट में फेंग्यू के ओपोनेंट की जगह उसका नाम लिखा होता है। ये देखकर मिंगटियन बहुत परेशान हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद शाओमी उससे मिलती है और कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन करूंगी। मिंगटियन उसकी बात सुनकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर हम फेंग्यू को देखते हैं जो कि एक जगह खड़ी होकर मिंगटियन के बारे में ही सोच रही होती है। दरअसल वो मिंगटियन को पसंद करने लगती है, लेकिन वो कंफ्यूज होती है कि वो सच में उसे पसंद करती है या नहीं और क्या मिंगटियन भी उसे पसंद करता है। तभी मिंगटियन वहाँ आता है और उससे पूछता है फेंग्यू तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुमने मुझसे बिना पूछे अपने ओपोनेंट में मुझे क्यों चुना। तो फेंग्यू कहती है लेकिन मैं तुम्हें क्यों ना चुनूं। तो मिंगटियन कहता है तुम्हें पता है मुझे कॉलेज के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, मेरे पास ट्रेनिंग का टाइम नहीं है और अगर मैंने ट्रेनिंग कर भी ली
फिर भी मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा। तो क्या तुम मेरी इंसल्ट करने के लिए ये सब कर रही हो? इस पर फेंग्यू कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा करने से तुम्हारी इंसल्ट होगी? ये हमारे कॉलेज का ट्रेडिशन है और इस मैच के लिए तुम्हें जो ट्रेनिंग मिलेगी उससे तुम अपने आप को बाहर के लोगों से भी प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? फिर मिंगटियन कहता है, मुझे बॉक्सिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। फिर फेंग्यू कहती है, ठीक है, तो फिर तुम इस कॉलेज से अपना ट्रांसफर करवा लो। ये सुनकर मिंगटियन फेंग्यू से बहुत निराश होता है और सच में कॉलेज छोड़ने का मन बना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं शाओमी और फेंग्यू को, जो आपस में बात कर रही होती है। तो शाओमी फेंग्यू से कहती है, ये तुमने क्या कर दिया? मिंगटियन कॉलेज छोड़ने की बात कर रहा है। इस पर फेंग्यू उसे सारी बात बताती है कि वो सच में नहीं चाहती थी कि मिंगटियन कॉलेज छोड़कर जाए। फिर वो दोनों बात करते हुए KFC पहुंच जाते हैं, जहां पर मिंगटियन काम करता है। चलो चलकर मिंगटियन से बात करते हैं और उसे कॉलेज छोड़ने से रोकते हैं। फिर वो दोनों KFC में जाकर मिंगटियन के बारे में पूछती है। तो एक लड़का उन्हें बताता है कि मिंगटियन से एक फूड डिलीवरी में गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उसने गिल्ट में ये नौकरी छोड़ दी। ये सुनकर वो दोनों बहुत हैरान होती है। इसके बाद अगले दिन कॉलेज में हम ब्रूने को देखते हैं, जो बहुत स्टाइल में चल रहा होता है और उसे लगता है कि वो इतना अच्छा है कि सारी लड़कियां बस उसी को देखे जा रही है। लेकिन बात कुछ और होती है। दरअसल सारी लड़कियां उसे नहीं, उसके पीछे आ रहे लड़के सनहाओ और उसकी फ्रेंड को देख रही होती है। वो दोनों चलकर सीधा बॉक्सिंग क्लब में पहुंचते हैं और वो लड़की रिंग के सेंटर में खड़ी होकर फेंग्यू को चैलेंज करती है। ये देखकर ब्रूने मिया से पूछता है, ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है? तो मिया उसे बताती है, ये बॉक्सिंग रिंग उनके शहर का सबसे फेमस बॉक्सिंग रिंग है, जहाँ पर बाहर से कोई भी आकर हमारे कॉलेज के किसी भी बॉक्सिंग चैंपियन को चैलेंज कर सकता है। तभी शाओमी वहाँ आती है और उस लड़की से कहती है, फेंग्यू तुम्हारी गुलाम नहीं, जो जब मर्जी तुम्हारे बुलाने पर आ जाए। फेंग्यू का बॉक्सिंग मैच मिंगटियन के साथ ही होगा, जिसको हम ट्रेन करने वाले हैं। ये सुनकर वो लड़की कहती है, यहाँ पर कौन किसके साथ बॉक्सिंग करेगा, इसका फैसला जूनियर्स कब से लेने लगे। तभी मिया आगे आती है और कहती है, सीनियर्स का भी यही फैसला है कि फेंग्यू मिंगटियन के साथ ही फाइट करेगी, तुम्हारे साथ नहीं। ये देखकर वो लड़की चुप रह जाती है और सुनाओ की तरफ देखती है और सुनाओ ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर फेंग्यू मिंगटियन के लिए एक नई साइकिल खरीदने आई होती है। तभी उसके फोन पर मिस्टर वोंग का मैसेज आता है कि मिंगटियन अभी भी कॉलेज में नहीं आया और ना ही उसे ट्रेनिंग मिली है, लेकिन वो मैसेज को इग्नोर कर देती है। फिर थोड़ी देर में ही मिस्टर वोंग उसे कॉल करते हैं, लेकिन फेंग्यू कॉल को कट कर देती है और साइकिल खरीदने में ध्यान देती है। वहीं मिंगटियन एक लेटर लेकर मिस्टर वोंग के पास जाता है और कहता है, मैं ये कॉलेज छोड़ना चाहता हूँ। जिसे सुनकर मिस्टर वोंग फिर से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे अब क्या हुआ बेटा, हमने तुम्हारे लिए कॉलेज में नया लॉकर रूम, वाटर हीटर और सारी फैसिलिटी बनवा कर दी, फिर भी तुम कॉलेज को क्यों छोड़ना चाहते हो? आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? इस पर मिंगटियन कहता है, मुझे बॉक्सिंग टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना। ये सुनकर मिस्टर वोंग कहते हैं, ओह अच्छा, अब मैं समझा। देखो बेटा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे कॉलेज का ट्रेडिशन है, जिसमें तुम्हें फेंग्यू के साथ फाइट करनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें इस बात का डर है कि लोग तुम्हें हारता हुआ देखकर तुम पर हंसेंगे, तो मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल टाइप का फेस मास्क बनवा सकता हूँ। लेकिन इस बात के लिए प्लीज तुम कॉलेज छोड़कर मत जाओ। तो ये सब सुनकर मिंगटियन बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो करे तो क्या करे। हम देखते हैं कि मिस्टर वोंग मिंगटियन को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो फेंग्यू के साथ फाइट कर ले और कॉलेज छोड़कर ना जाए। तो मिंगटियन थोड़ा सोचता है और कहता है, ठीक है, अगर फेंग्यू अपना फैसला नहीं बदलेगी तो मुझे भी अपना फैसला बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर मिंगटियन वहाँ से जाने लगता है और मिस्टर वोंग उसे एक बार फिर से सोचने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ज़्याओफेंग नाम की एक लड़की को, जो बॉक्सिंग रिंग में फेंग्यू को चैलेंज करने आई थी, लेकिन शाओमी उसे मना कर देती है कि फेंग्यू ऐसे ही किसी के साथ फाइट नहीं करती, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो इस बात पर ज़्याओफेंग का दोस्त सुनहाओ शाओमी को ही फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और ये देखकर शाओमी भी बड़ी आसानी से अपना हाथ ऊपर कर उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ये सब देखकर ब्रूने मिया से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो मिया उसे बताती है, सुनाओ ने ज़्याओमी को अपना हाथ बढ़ाकर चैलेंज दिया था, जिसे ज़्याओमी ने एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर ऐसे ही होता है, इस रिंग में कोई भी आकर किसी को भी चैलेंज कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा। इसके बाद उनका बॉक्सिंग मैच शुरू हो जाता है और रेफरी के इशारे पर वो दोनों एक दूसरे पर पंचेस करना शुरू करते हैं। शाओमी बहुत कोशिश करती है, लेकिन सुनहाओ उसके सारे अटैक्स को बड़ी आसानी से रोक लेता है और आखिरकार वो शाओमी को नीचे गिराकर बुरी तरह से लॉक कर देता है।
तभी रेफरी इशारा करते हैं और सुनहाओ ये मैच जीत जाता है। और जीतता भी क्यों नहीं, आखिरकार वो इस खेल का बहुत बड़ा चैंपियन है। मैच हारकर जाओमी वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और ब्रूने ये सब देखकर बहुत खुश होता है और सीधा मिस्टर वोंग के पास जाकर बॉक्सिंग टूर्नामेंट की जानकारी लेता है। मिस्टर वोंग थोड़ा घबरा जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम भी टूर्नामेंट की वजह से कॉलेज छोड़कर जाना चाहते हो? इस पर ब्रूने कहता है, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ये कॉलेज बहुत अच्छा लगा और मैं तो आपके कहने पर भी यहाँ से ना जाऊँ, मैं तो बस टूर्नामेंट में भाग लेना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर वोंग बहुत खुश होते हैं और उसे टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं कि ये हमारे कॉलेज का बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसमें कॉलेज के फ्रेशर बच्चे किसी एक्सपीरियंस बॉक्सिंग फाइटर के साथ मुकाबला करते हैं। इस मैच को मीडिया भी कवर करता है और जो भी ये टूर्नामेंट जीतेगा वो बहुत फेमस हो जाएगा, सब लोग उसे बहुत पसंद करेंगे। अब ये सब जानकर ब्रूने बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, अब तो मैं पक्का इस टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। पीछे से मिस्टर वोंग उसे कहते हैं कि ये बहुत रिस्की गेम होता है, इसमें जीतने से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन ब्रूने इस वार्निंग को सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं फेंग यू को, जो कि मिंग टियान के लिए एक नई साइकिल खरीद कर जा रही होती है, लेकिन वो मिंग टियान को ये साइकिल देगी कैसे ये उसको नहीं पता होता। फिर वो एक आइसक्रीम शॉप के पास पहुंचती है और आइसक्रीम खाने के लिए रुक जाती है। उस शॉप के बाहर एक आदमी क्यूट सा रैबिट बनकर बच्चों के साथ खेल रहा होता है, लेकिन बच्चे उसे गिरा देते हैं। तो फेंग यू जाकर उसे उठाती है और उसके साथ बड़े प्यार से खेलने लगती है। फेंग यू को अपने मामा जी की दी हुई गुड़िया याद आती है और उस रैबिट के साथ खुश होकर बातें करने लगती है। वहीं हमें पता चलता है कि उस रैबिट के अंदर कोई और नहीं बल्कि अपना मिंग टियान होता है, जो कि फेंग यू की बातें सुनकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि मिंग टियान ने फेंग यू को हमेशा गुस्से में ही देखा होता है और वो सोचता है कि ये लड़की इतने प्यार से भी किसी से बात कर सकती है। फिर फेंग यू शॉप के अंदर जाकर आइसक्रीम खाने लगती है और बहुत ही खुश नजर आती है, जिसे देखकर मिंग टियान की उसके बारे में सोच बदल जाती है। वो समझ जाता है कि फेंग यू सिर्फ ऊपर से ही गुस्से में रहती है, लेकिन अंदर से तो वो बहुत ही साफ दिल वाली लड़की है। इसके बाद हम देखते हैं जाओमी को, जो कि बहुत गुस्से में अपने पापा की शॉप पर पहुंचती है। उसको देखकर उसके पापा कहते हैं, अरे किसकी मौत आई है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया है? तो जाओमी बताती है, कॉलेज में एक लड़के ने मुझे हरा दिया। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं, अरे वाह, कौन था वो लड़का? मैं तो उससे तुम्हारी शादी की बात करना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हें बॉक्सिंग मैच में हराने वाला तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिता सकता है। इतने में ही सुनहाओ उनकी शॉप पर कुछ लेने आता है। तो जाओमी उससे थोड़ा रूड बिहेव करती है और कहती है, इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। ये देखकर उसके पापा समझ जाते हैं कि ये वही लड़का है जिसे शाओमी को फाइट में हराया है। तो उसके पापा सुनहाओ के साथ हाथ मिलाकर बहुत अच्छे से बातें करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर है तो उससे ब्रेकअप कर लो। ये सब सुनकर शाओमी को बहुत गुस्सा आता है और वो शॉप से बाहर चली जाती है। फिर हम देखते हैं शाओमी फेंग यू से मिलती है। फेंग यू उसे बताती है कि उसने मिंग टियान के लिए नई साइकिल खरीदी है और उसे शाओमी की हेल्प चाहिए होगी और उसे जाओमी की मदद चाहिए। तो जाओमी कहती है, मदद? और वो भी तुम्हें कब से मदद की जरूरत होने लगी? दरअसल फेंग यू ने अपनी इमेज ऐसी बनाई हुई थी कि उसको किसी की भी मदद की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही वो किसी को सॉरी बोलती है, इसीलिए जाओमी उससे ऐसे बात करती है। फिर फेंग यू कहती है, मुझे ये साइकिल मिंग टियान को गिफ्ट करने में तुम्हारी मदद चाहिए। तो जाओमी उससे बोलती है, चलो हम दोनों साथ में चलकर उसको ये साइकिल दे देते हैं। और फिर वो दोनों मिंग टियान के घर जाने लगती है। वहीं हम मिया को देखते हैं, जो एक पार्ट टाइम जॉब के पोस्टर को देखकर मिंग टियान को फोन करती है और उसे उस पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताती है। लेकिन तभी मिंग टियान उसके सामने आता है और कहता है, थैंक यू मिया, लेकिन मैं ऑलरेडी यहीं पर काम करता हूँ। दरअसल मिया को मिंग टियान बहुत पसंद है और वो उसे मन ही मन प्यार करती है, इसलिए वो मिंग टियान के साथ ही काम करवाने लगती है और फिर उसके साथ बातें करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। फिर मिंग टियान भी उसे अपने घर एक कप चाय के लिए इनवाइट कर देता है। तभी वो दोनों अपने घर के बाहर फेंग यू और जाओमी को खड़ा देखते हैं। तो मिया उनसे पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तो जाओमी कहती है, क्यों, ये तुम्हारा घर है क्या? तो मिया मिंग टियान से कहती है, चलो हम अंदर चलते हैं। तो जाओमी भी फेंग यू को लेकर अंदर जाने लगती है। इतने में मिंग टियान उन्हें रोकता है और कहता है, सॉरी गाइस, दरअसल मेरा घर बहुत छोटा है, तुम लोगों को अंदर अच्छा नहीं लगेगा। इतने में ही मिंग टियान के भाई बहन घर से बाहर आते हैं और उसका छोटा भाई फेंग यू का बहुत बड़ा फैन होता है, इसलिए वो फेंग यू को देखकर वहाँ बहुत खुश होता है और वो सब फिर घर के अंदर आ जाते हैं। मिंग टियान के भाई बहन उन तीनों की बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। फिर फेंग यू मिंग टियान का घर देखकर समझ जाती है कि वो कितनी गरीबी वाली जिंदगी जी रहा है और उसके लिए थोड़ा परेशान भी होती है। वहीं मिंग टियान का छोटा भाई धीरे धीरे फेंग यू के करीब जाता है
और उसकी तारीफ करता है। तो मिया उससे कहती है, टीवी पर तो मैं भी आती हूँ, क्या तुमने मुझे कभी फाइट करते हुए नहीं देखा? तो वो दोनों बच्चे कहते हैं, नहीं, हमने आपको टीवी पर कभी नहीं देखा। ये सुनकर श्याओमी मिया पर बहुत हंसती है। इसके बाद वो सब मिलकर कार्ड्स खेलते हैं, लेकिन फेंग्यू को कार्ड्स खेलने नहीं आते, इसलिए वो बार बार हार रही होती है। और सबको खेलते देख मिंगटियन भी थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है। फिर मिंगटियन का छोटा भाई फेंग्यू से कहता है, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह निडर और जाबाज फाइटर बनना चाहता हूँ। वैसे आपको कभी किसी से डर नहीं लगता क्या? ये सुनकर मिया कहती है, जेंगजी कॉलेज के स्टूडेंट्स किसी भी चीज से नहीं डरते। फिर श्याओमी भी कहती है, हाँ, हमारे कॉलेज के सारे बच्चे बहुत जाबाज होते हैं, जिन्हें किसी से भी डर नहीं लगता। इतने में वहाँ टेबल पर एक कॉकरोच आ जाता है, जिसे देखकर तीनों लड़कियां चिल्लाकर इधर उधर भागने लगती है और दोनों बच्चे उन्हें देखकर हंसने लगते हैं कि अभी तो बोल रही थी कि इन्हें किसी से कोई डर नहीं लगता और छोटे से कॉकरोच को देखकर भागने लगी। इसी भागा दौड़ी में फेंग्यू मिंगटियन की गोदी में चढ़ जाती है, जिसे देखकर मिया को बहुत बुरा लगता है। और जैसे ही मिंगटियन को सब देखने लगते हैं तो वो फेंग्यू को गोदी से नीचे गिरा देता है। इसके बाद सब लोग मिलकर फिर से खेलने लगते हैं और फेंग्यू मिंगटियन से अकेले में मिलकर उसे वो नई साइकिल देती है और कहती है, उस दिन लड़कों से लड़ते हुए तुम्हारी साइकिल टूट गई थी, इसलिए मैं तुम्हें ये नई साइकिल देना चाहती हूँ। मिंगटियन साइकिल को देखता है और कहता है, ये बहुत महंगी साइकिल है जिसे मैं नहीं ले सकता, तुम इसे वापस कर दो। तो फेंग्यू से कहती है, मैं इसे वापस नहीं करूंगी, तुम्हें इसके साथ जो करना है वो करो। और हाँ, तुम मेरे साथ फाइट क्यों नहीं करना चाहते? मैंने तुम्हें अपना ओपोनेंट इसलिए चुना क्योंकि बॉक्सिंग रिंग में अगर तुम 1 मिनट भी मेरे अगेंस्ट खड़े रह पाए तो तुम्हारे लिए वो एक अचीवमेंट होगी। कॉलेज के सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और कोई भी राह चलता इंसान तुम्हें बुली नहीं करेगा। फेंग्यू की ये सब बातें सुनकर मिंगटियन कुछ देर सोचता है और कहता है, फेंग्यू, तुम बॉक्सिंग रिंग के अंदर एक क्वीन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाहर के लोगों पर भी अपना हुक्म चलाओ। मुझे तुम्हारे साथ कोई फाइट नहीं करनी। फिर ये सब सुनकर फेंग्यू नाराज होकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाती है। फिर मिंगटियन साइकिल को ध्यान से देखता है और फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने गुरु से बॉक्सिंग सीख रहा होता है। दरअसल उसके गुरु उसके पापा ही होते हैं, जो कि उसको बॉक्सिंग सिखाते थे और खुद भी एक बहुत बड़े बॉक्सिंग चैंपियन थे। एक बॉक्सिंग मैच के दौरान उनका ओपोनेंट बॉक्सिंग रिंग में ही मर जाता है और इस हादसे के बाद से मिंगटियन के पापा बहुत गिल्ट में रहने लगे और उस हादसे को भुलाने के लिए शराब पीने लगे, जिसकी वजह से मिंगटियन की माँ उन्हें छोड़कर चली जाती है और कुछ समय बाद उसके पापा भी ये दुनिया छोड़कर चले गए। और तभी से मिंगटियन ने ये फैसला लिया कि वो कभी भी बॉक्सिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसके भाई बहनों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी और उसे डर भी था कि अगर बॉक्सिंग मैच में उसे कुछ हो गया तो उसके भाई बहनों की देखभाल कौन करेगा। इसके बाद हम फेंग्यू को देखते हैं, जो सोचती है कि अगर मिंगटियन को बॉक्सिंग करने के लिए मनाना है तो उसके भाई बहनों के साथ कार्ड्स खेलना पड़ेगा। इसलिए वो कार्ड सीखने के लिए अपने छोटे भाई फेंगजोयू के साथ कार्ड्स खेलती है, लेकिन उसका भाई तो उससे भी बुरे कार्ड्स खेलता है और बार बार हार जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो बोर होकर कहता है, दीदी, मुझे कंपनी के काम ही अच्छे से संभालने आते हैं, ये गेम नहीं। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि मिंगटियन और फेंग्यू कॉलेज के प्रिंसिपल के पास आते हैं और फेंग्यू की बातें सुनकर प्रिंसिपल उसे डांटते हैं और कहते हैं, तुमने मिंगटियन से पूछे बिना उसको अपना ओपोनेंट क्यों चुना? तुम्हें एटलीस्ट एक बार पूछ लेना चाहिए था। इसके बाद वो मिंगटियन को भी डांट लगाते हैं, क्योंकि मिंगटियन ने भी कॉलेज से ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाली हुई थी, जिसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। ये सुनकर मिंगटियन को थोड़ा बुरा लगता है। फिर प्रिंसिपल कहते हैं, देखो, तुम दोनों हमेशा लड़ते ही रहते हो, इसलिए तुम दोनों को सजा मिलनी चाहिए और तुम्हारी सजा ये है कि तुम दोनों मिलकर कॉलेज के स्विमिंग पूल को साथ में साफ करोगे और तुम पर एक टीचर नजर भी रखेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों स्विमिंग पूल साफ करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद फेंग्यू मिंगटियन के ऊपर पानी फेंकती है तो मिंगटियन टीचर की तरफ देखता है, लेकिन वो तो बड़े मजे से सो रही होती है। तो ये देखकर मिंगटियन भी फेंग्यू पर पानी फेंकता है और ऐसे ही दोनों आपस में पानी फेंकने लगते हैं। लेकिन तभी टीचर की आंखें खुल जाती है और वो दोनों को डांटती है कि तुम दोनों को लड़ाई करने की वजह से ये सजा मिली थी, लेकिन तुम दोनों तो यहाँ पर भी लड़ाई कर रहे हो। इसके बाद वो टीचर दोनों का एक एक पैर आपस में बांध देती है। पैर बंधने के बाद दोनों को एक साथ काम करने में तो क्या, चलने में भी दिक्कत होती है। लेकिन फिर मिंगटियन को एक आइडिया आता है और वो फेंग्यू से कहता है, देखो, जब मैं 1 कहूंगा तो तुम अपना वो वाला पैर आगे रखना और जब मैं 2 कहूंगा तो हम दोनों ये वाला पैर आगे रखेंगे। मिंगटियन का ये आइडिया काम कर जाता है और वो दोनों ऐसे ही 1-2 कहते हुए पूल की सफाई कर देते हैं। सफाई करने के बाद दोनों इतना थक जाते हैं कि चेयर पर बैठते ही सो जाते हैं। फिर जब फेंग्यू की आंखें खुलती है तो वो मिंगटियन को देखने लगती है। वो बहुत प्यार भरी नजरों से उसको देखती है और तभी
उसकी नजर मिंगटियन के गले पर पड़ती है और वो उसके कंठ को देखकर बहुत हैरान होती है और मिंगटियन के करीब जाकर उसे छूने की कोशिश करती है और इतने में ही मिंगटियन की आंखें खुल जाती है। तो फेंग यू थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर वो मिंगटियन से कहती है तुम्हारे गले पर कुछ था, मैंने हटा दिया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं सुनहाओ को, जो अपने कॉलेज की बॉक्सिंग रिंग में खड़ा होता है। तभी जाओमी उससे मिलने के लिए वहाँ आती है और उसे देखकर सुनहाओ कहता है अरे तुम यहाँ अपनी शॉप के प्रोडक्ट की आफ्टर सेल सर्विस देने आई हो क्या? तो जाओमी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हमारी शॉप के प्रोडक्ट सबसे बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। मैं यहाँ तुम्हें चैलेंज करने आई हूँ ताकि आज मैं तुम्हें हरा कर चैन की नींद सो सकूं। तो सुनहाओ कहता है सॉरी, क्या कहा तुमने? चैन की नींद? मतलब जब से तुम मुझसे हारी हो तब से तुम सोई ही नहीं हो? तो इस बात पर जाओमी थोड़ी चिढ़कर बोलती है तुम्हें इतनी सारी बातें क्यों करनी होती है, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम मुझसे आज फाइट करोगी या नहीं। तो सुनहाओ उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और अपने ग्लव्स निकालने लगता है, लेकिन इतने में ही जाओमी को अचानक से पेट दर्द होने लगता है। सुनहाओ उसे देख लेता है और उसके पास जाकर कहता है मुझे लगता है कि आज मैं तुमसे फाइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी मेंटली तैयार नहीं हूँ। तो क्या हम किसी और दिन फाइट कर सकते हैं क्या? तो जाओमी थोड़ा गुस्सा होकर कहती है एक छोटे से बॉक्सिंग मैच के लिए मेंटली तैयार होने की क्या जरूरत है तुम्हें? लेकिन उसके पेट में भी दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर रास्ते में चलते हुए सुनहाओ उसके पीछे से आता है और उसको अपना बैग पकड़ाकर दुकान में चला जाता है। दुकान से वो हॉट चॉकलेट खरीद कर लाता है और जाओमी को देकर कहता है ये पी लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, और हाँ अभी तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ये सब कहकर सुनहाओ वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाओमी सोच में पड़ जाती है कि इसको मेरे पेट दर्द के बारे में कैसे पता चला, और फिर वो मुस्कुराती हुई हॉट चॉकलेट पीने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम फेंग यू को देखते हैं जो कि मिंगटियन के ख्यालों में खोई होती है और सोच रही होती है कि ये कैसी फीलिंग्स है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है तुम प्यार में पड़ चुकी हो। ये सुनकर फेंग यू अपने पीछे देखती है तो उसके पीछे से दो लड़कियां आपस में बात करती हुई जा रही होती है, लेकिन उसकी बातों से फेंग यू को समझ आ जाता है कि वो मिंगटियन से प्यार करने लगी है। फिर हम मिंगटियन को देखते हैं जो अपने भाई बहनों के साथ मार्केट में आया होता है, लेकिन मार्केट में वो एक लड़के को देखते ही थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर जब वो घर जाने लगते हैं तो वही लड़का उनके सामने आ जाता है। दरअसल ये लड़का स्कूल में उसके साथ पढ़ता था और मिंगटियन को बहुत परेशान करता था। तो आज भी वो उसके सामने आकर कहता है और बेटा मुझे पहचाना, तेरे स्कूल में साथ पढ़ता था, तुझे याद है ना कि मैं बॉक्सिंग के लिए तुझे ही सैंडबैग की तरह इस्तेमाल करता था। यार तूने मुझसे बहुत मार खाई है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ फिर से रहना शुरू कर दे ताकि मैं फिर से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस तेरे साथ कर सकूं। ये सब सुनते ही मिंगटियन का छोटा भाई भागकर उसके पास जाता है और उस लड़के को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का उसके भाई की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है देख तेरे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने छोटे भाई की तरह मुझसे लड़ सके। ये देखकर मिंगटियन अपनी मुट्ठी कस लेता है, लेकिन वो लड़ाई करना नहीं चाहता, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करके शांत रहता है और उस लड़के से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे भाई को छोड़ दो। तो वो लड़का कहता है छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाना पड़ेगा। ये सुनकर मिंगटियन अपने घुटनों पर बैठकर उससे अपने भाई को छोड़ने के लिए कहता है। तो वो लड़का मिंगटियन को लात मारता है और उसके छोटे भाई को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिंगटियन अपने छोटे भाई को देखता है कि कहीं उसको कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन उसका भाई कहता है मुझसे दूर रहो। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का चलते हुए सोचता है मैं ऐसे ही अकड़ कर रहूंगा तो लोग मुझसे डरेंगे और मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। स्कूल में जैसे हर कोई मुझे मार कर चला जाता था, अब ऐसा कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ और मैं भी अपनी ताकत सबको दिखाऊंगा। तभी वो अपने सामने सुनहाओ को देखता है और सोचने लगता है मैं भी इसी की तरह बॉक्सिंग चैंपियन बनूंगा, इसीलिए तो मैंने कॉलेज में बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन किया है। इसके बाद रात हो जाती है और हम मिंगटियन को देखते हैं जो कि उस लड़की की वजह से बहुत गुस्से में होता है, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। फिर कुछ देर बाद उसका छोटा भाई वहाँ आता है और उससे पूछता है भैया क्या वो लड़का सच बोल रहा था? स्कूल में वो आपको परेशान करता था, लेकिन फिर आपने उसको कुछ क्यों नहीं कहा? तो मिंगटियन उसे समझाता है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, लड़ाई करने से परेशानी ठीक नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। तो उसका भाई कहता है भैया आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि बचपन से आपने हमें सिखाया है बहादुर बनो, किसी से डरो मत, लेकिन जब आपकी बहादुर बनने की बारी आई तो आप चुप रहे, ऐसा क्यों? अब इन सब बातों से मिंगटियन को थोड़ा गुस्सा आता है और वो ऊंची आवाज में कहता है अगर मैं वहाँ लड़ाई करता और मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हारी देखभाल कौन करता? और तुम्हें पता है हमारे पापा भी एक फाइटर थे
और एक हादसे की वजह से वो शराब पीने लगे, जिसकी वजह से हमारी माँ हमें अकेला छोड़कर चली गई और पापा भी ये दुनिया छोड़कर। लेकिन तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा, तुम्हारा सोने का टाइम हो गया है, जाकर सो जाओ। फिर मिंगटियन से डांट खाकर उसका छोटा भाई रोते हुए अपने रूम में चला जाता है और मिंगटियन वहाँ खड़ा होकर फेंग्यू की कई बात के बारे में सोचता है कि उसे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं ब्रूने को, जो कि बड़े ही स्टाइल के साथ बॉक्सिंग क्लब में एंटर करता है और क्लब में आते ही अपनी शर्ट उतारकर अपनी बॉडी को फ्लेक्स करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं होता, तो वो सोचता है और कहता है, अरे यार, ये लड़कियां मुझे मिंगटियन की तरह लाइक क्यों नहीं करती। इतने में ही वहाँ मिया आती है और कहती है, बेटा ये स्पोर्ट्स कॉलेज है और यहाँ के सारे स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड है और सभी लड़कियों की खुद की बहुत अच्छी बॉडी है, इसलिए तुम्हारी बॉडी दिखाकर फ्लेक्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और रही बात मिंगटियन की, तो वो हमारे कॉलेज का सबसे पहला लड़का है और तुम सबसे लास्ट, तो तुम्हारी वैल्यू भी सबसे लास्ट में ही होगी। और हाँ, मिंगटियन बहुत इनोसेंट और क्यूट है, इसलिए यहाँ की सारी लड़कियों को वो बहुत पसंद है। अब ये सब कहकर मिया वहाँ से चली जाती है, तो ब्रूने उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन नीचे गिरे तेल की वजह से वो फिसल कर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं MMA क्लब को, जिसमें फेंग्यू भी होती है। अब यहाँ पे हम मिंगटियन को भी बैठा देखते हैं, जिसका मतलब है कि मिंगटियन भी अब फाइटिंग सीखने वाला है। तो उनका ट्रेनर सबको बताता है MMA सबको सीखनी चाहिए, क्योंकि ये एक मिक्स मार्शल आर्ट है जो कि आपको जीवन में बहुत काम आएगा। इस आर्ट में फेंग्यू हमारी एक्सपर्ट है, जो आपको डेमो देकर दिखाएगी। तो क्या तुम में से कोई डेमो के लिए आना चाहेगा? ये सुनकर वहाँ बैठे सभी स्टूडेंट एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी ब्रूने अपना हाथ ऊपर करता है, हाँ मैं आना चाहूंगा। फिर वो फेंग्यू के सामने आकर कहता है, उस दिन तो मैं रेडी नहीं था, इसलिए तुमने मुझे गिरा दिया था, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। इतना बोलते ही फेंग्यू उसको पकड़कर फिर से जमीन पर गिरा देती है और बेचारे ब्रूने की फिर से बेइज्जती हो जाती है। ये देखकर ट्रेनर किसी और को बुलाता है, तो ब्रूने कहता है, सर मैं एक बार फिर से ट्राई करना चाहूंगा। तो फेंग्यू उसी के साथ सब स्टूडेंट को MMA का डेमो देती है और बेचारा ब्रूने खूब सारी मार खाता है। फेंग्यू को ऐसा लड़ते हुए देखकर मिंगटियन बहुत हैरान होता है और फेंग्यू के लिए तालियां बजाने लगता है। अब आगे हम देखते हैं मिया और जाओमी को, जो कि बुक पढ़ रही होती है। दरअसल ये दोनों रिसर्च कर रही होती है कि किसी को अपनी बातों में कैसे उलझाया जाए, ताकि ये मिंगटियन को बॉक्सिंग टूर्नामेंट के लिए मना सके। इतने में मिंगटियन वहाँ आता है और उन दोनों को देखकर इशारा करता है, लेकिन वो दोनों उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है। शाओमी मिया से कहती है, अभी इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, पहले ये बुक पढ़ लेते हैं और फिर उससे बात करेंगे। लेकिन उनको भागता देखकर मिंगटियन भी उनके पीछे भागने लगता है और आगे जाकर उनका रास्ता रोक लेता है। तो वो दोनों लड़कियां उससे कहती है, यार तुम बॉक्सिंग तो नहीं करते, लेकिन रनिंग बहुत अच्छी कर लेते हो। फिर मिंगटियन उनको एक पर्चा देता है और कहता है, ये लो, ये मेरी क्लास का टाइम टेबल है और क्लासेस के बाद मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, जिसकी टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा जो भी फ्री टाइम बचेगा उसमें तुम दोनों मुझे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे सकती हो। मिंगटियन की ये बात सुनकर वो दोनों बहुत हैरान होती है और मिंगटियन वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो दोनों हैरान होकर कहती है, इसको क्या हो गया, ये इतनी आसानी से कैसे मान गया। फिर वो दोनों उसका टाइम टेबल देखती है, लेकिन उस टाइम टेबल में कोई भी फ्री टाइम होता ही नहीं है। मतलब मिंगटियन हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो ये देखकर वो दोनों एक दूसरे को देखती है और सोच में पड़ जाती है कि अब इसको ट्रेनिंग दे तो किस टाइम दे। अब इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब आगे ये दोनों मिंगटियन को ट्रेनिंग कब देंगी, ये देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और आपको ये वेब सीरीज कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके जरूर बताना।